मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं प्री 2025 के लिए उन छोटी छोटी घटनाओं की चर्चा करने जा रहा हूं जो दिखने में तो छोटी हैं और जिनकी चर्चा भी मैं संक्षिप्त रूप में ही करूंगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वे कतई छोटी नहीं है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं ना, इनके लिए हमारे पास कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होते, और चूंकि एक्सप्लेनेशन नहीं होते इसलिए हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से गहराई के साथ गाढ़े रूप में अंकित भी नहीं होते हैं। और यदि परीक्षा में उनके बारे में पूछ लिया जाता है तो यदि हमारे दिमाग में तथ्य हैं तब तो हम सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे, अदरवाइज सही उत्तर तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने यदि कहा है कि छोटी छोटी, तो आप किसी भी मायने में इसे कमतर मत मानिएगा। छोटी छोटी तो हैं, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ इस तरह की खबरों को जान लेते हैं। अखबारों में आप लगातार पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से किसान फिर से आंदोलन पर उतर आए हैं, और लगातार सरकार और किसानों के बीच में रस्साकसी चल रही है, झड़पें भी हो रही हैं। तो दरअसल किसानों की मांगे क्या हैं? जो 3-4 महत्वपूर्ण मांगे हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, बस मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग है, जो किसान बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, वो ये है कि सरकार जो अनाज खरीदती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, उसकी कानूनी गारंटी दी जाए। कानूनी गारंटी दी जाए कहने का मतलब यह है कि किसान का पूरा अनाज, उनका पूरा उत्पादन सरकार खरीदे। अभी सरकार ऐसा नहीं कर पाती। नतीजा यह होता है कि किसान कुछ अनाज तो सरकार को बेच देते हैं, और बाकी जो उनके पास बच जाता है वे वो आढ़तियों को या प्राइवेट लोगों को देने के लिए मजबूर होते हैं, और प्राइवेट लोग फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर उसकी खरीदी करते हैं, और इससे किसानों को नुकसान होता है। तो उनकी मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, कानूनी गारंटी दे। लेकिन क्या सचमुच सरकार के लिए ऐसा कर पाना संभव है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और यदि बहुत आसान होता, संभव होता, तो सरकार कब की मान चुकी होती। लेकिन कुछ न कुछ तो कठिनाइयां ही होंगी ना, और वो कठिनाइयां बहुत जायज भी हैं। तो यह अपने आप में एक अलग टॉपिक है, प्लीज आप उसकी तैयारी कर लें। जो दूसरी और मांगे हैं छोटी छोटी किसानों की, वो ये हैं कि किसानों पर अभी जो ऋण है उसे माफ कर दिया जाए। आप अक्सर सुनते होंगे कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, और उस कर्ज से वो मुक्त हो सकेंगे, उनके पास कोई ऐसा आर्थिक आधार नहीं है। नतीजा ये होता है कि वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो किसानों के जो ऋण है वो माफ किए जाएं। किसान और जो खेत मजदूर हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, और सरकार इस बात की गारंटी दे कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। देखिए, जब किसान मांग कर रहे हैं कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो ये जो बिजली है ये खेतों में सिंचाई करते समय लगने वाली बिजली है, और यदि उनकी दरें अधिक होती हैं तो उसका सीधा प्रभाव किसानों के उत्पादन लागत पर पड़ता है। तो यहाँ जो मांग की जा रही है वो घरों के बिजली की नहीं, बल्कि सिंचाई में काम आने वाली बिजली के दरों की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी किसानों की कुछ महत्वपूर्ण मांगे। जो दूसरी मांगे हैं मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूं। भारत के लिए एक अच्छी खबर है, हम सबके लिए गर्व की अनुभूति करने का क्षण भी है, और वो ये है कि अब बकायदे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 21 दिसंबर के दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित कर दिया है, और पूरी दुनिया में अब 21 दिसंबर की जो तारीख है वो विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रस्ताव को 193 देशों वाली महासभा ने स्वीकार किया है, यानी कि विश्व ने खुले मन से स्वीकार किया है। यहाँ शायद आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा, वह यह कि 21 दिसंबर ही क्यों? क्या इस दिन कोई अच्छी भौगोलिक स्थिति बनती है सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की? या हमारे यहाँ जो ध्यानी और जो योगी या जो महापुरुष हुए हैं, क्या उनका जन्म 21 दिसंबर को हुआ है, या 21 दिसंबर को कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी विश्व के स्तर पर जो भारत में घटी थी? इसी तरह से दिमाग जाता है ना, हमारा दिमाग तो इसी तरह से सोच पाता है। लेकिन इनमें से किसी भी घटना को 21 दिसंबर का आधार नहीं बनाया गया है। 21 दिसंबर का जो आधार है वो एक भौगोलिक स्थिति है, और भौगोलिक स्थिति यह है कि इस तिथि को
सूर्य उत्तरायण हो जाता है। और जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उसी दिन से भारत अपने यहाँ एक पवित्रता के दिनों की शुरुआत मानता है, यानी कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। और ये माना जाता है कि उत्तरायण में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह स्वर्ग जाता है। 6 महीने का उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायण होता है। तो दोस्तों, चूंकि 21 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण होता है, इसीलिए 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में भारत कमाल कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और एक कमाल उसने अभी फिर करके दिखाया है, और वो ये कि और बकायदे हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम बड़े प्यार से इसरो के नाम से जानते हैं, उसने प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। प्रोबा 3 मिशन, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो प्रोबा 3 मिशन है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की देन है, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे तैयार किया है। सोच करके देखें कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, और वो हमारे यहाँ आकर के उसे लॉन्च कराना चाह रही है। आपको मालूम है कि इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच है, वाणिज्यिक शाखा है, और आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। याद कर लें, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यह ब्रांच आप यूं कह लीजिए कि इसरो के लिए व्यापार का काम करती है, एजेंसी का काम करती है, एजेंट का काम करती है। तो इसी ने बाकायदे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ बातचीत की थी, और यूरोपीय एजेंसी ने यह दायित्व फिर इसरो को सौंपा था। प्रोबा 3, ये प्रोबा 3 क्या है? जो प्रोबा 3 है, ये बेसिकली सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन करेगा। जो अभी लॉन्च किए गए हैं उसके तहत 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए गए हैं। क्योंकि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के भी विकल्प दे दिए जाते हैं, इसलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं। 2 अंतरिक्ष यान, उसमें एक का नाम है कोरोनाग्राफ और दूसरे का नाम है आकुल्टर। आकुल्टर, ये दोनों मिलकर के सूर्य के बाहरी आवरण का अध्ययन करेंगे। यहां मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। भारत ने लगभग 1.25 साल पहले 2023 में एक मिशन प्रक्षेपित किया था, आदित्य L1। क्या आपको याद है? आदित्य L1 यह भी सूर्य पर ही अध्ययन करेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये जो प्रोबा 3 भेजा गया है वो भी सूर्य का अध्ययन करेगा। तो जाहिर है कि इसके जो कुछ डेटा होंगे, कुछ जो तथ्य होंगे, वे हमें भी मदद पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं इससे हमें इस तरह का भी लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो ये है कि नामीबिया को पहली महिला राष्ट्रपति मिल गई हैं। अफ्रीकी देश नामीबिया। मुझे नामीबिया जाने का मौका मिला है, तो जब शंकर दयाल शर्मा जी उपराष्ट्रपति थे तब हम लोग नामीबिया गए थे। छोटा सा देश है लेकिन बहुत अच्छा देश है। पहली महिला राष्ट्रपति, और उनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदैतवा। नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, प्री में कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे हैं। नेटुम्बो नंदी नदैतवा ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। दोस्तों, अब मैं एक चर्च के बारे में बात करने जा रहा हूं। इस चर्च का नाम है नोट्रे डेम चर्च। नोट्रे डेम चर्च फ्रांस के पेरिस का ऐतिहासिक चर्च है। अनफॉर्चुनेटली 2019 में भीषण आग लग जाने के कारण यह चर्च नष्ट हो गया था। 900 साल पुराना चर्च यदि आगजनी के कारण नष्ट हो जाए तो कल्पना करके देखिए, क्योंकि वो तो ऐतिहासिक धरोहर जैसी चीज होती है। 900 साल पुराना, आप उसे कितना रिपेयर करेंगे, कितना बनाएंगे, नष्ट हो गया था। खुशी की बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले अब यह बन करके तैयार हो गया है और इस चर्च को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और जब इसका उद्घाटन समारोह हुआ था तो उसमें जाने वालों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, निर्वाचित अभी हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी पहुंचे। अभी जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, उनकी पत्नी पहुंची। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे। वेल्स के प्रिंस विलियम पहुंचे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण ओकेजन रहा होगा। ये तो मैंने कुछ ही नाम बताए हैं, और भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे हैं। तो दोस्तों, ये जो प्राचीन वैभव इसका लौटा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, नोट्रे डेम, जो
फ्रांस का बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीनतम चर्चों में से एक है। तो दोस्तों, कुछ खबरों के बारे में मैंने चर्चा की है, आप इसे ध्यान से सुने। फिलहाल इसके बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।